हेलो एंड वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th की सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है डेमोक्रेसी, उसके तकरीबन 4 लेक्चर रहेंगे और उस 4 लेक्चर्स में कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो सीबीएसई और जेके बोस दोनों के। देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये आम डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं। अब वही कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट यहां पे डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हु आर रूलर्स, रूलर्स कौन होंगे, यानी जिन रूलर्स को लोग इलेक्ट करेंगे वो रूलर्स कौन होंगे। दूसरी चीज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन होंगे या किस तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। Who are people, अब जो लोग हैं वो कौन होंगे जो वोट करेंगे। तीसरी चीज कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है, टाइप्स की डेमोक्रेसी है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपको आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर जो 4 लेक्चर्स पे होगा, आप इन सब के आंसर्स इजीली दे पाओगे। अब अब्राहम लिंकन की एक फेमस डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब देखिए डेमोक्रेसी में होता क्या है कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उसमें लोगों की गवर्नमेंट है, अब लोगों के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग हैं, स्पेशली जो कोई भी बंदा जब 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो सिस्टम है इसके तहत उसको 18 ईयर्स जब कंप्लीट होती है तो राइट टू वोट होता है। अब जो लोग 18 ईयर्स कंप्लीट करते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो उन सबको राइट टू वोट है, वो अपनी मर्जी का जिसको चाहें उसको अपना लीडर मीन्स अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन सकते हैं। अब अभी कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, अब फीचर मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन डेफिनेशन है वो एनफ नहीं है। द मेन डेफिनेशन जो एक सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो एनफ नहीं है टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी फुली कंप्लीटली। आप डेमोक्रेसी को सिर्फ एक डेफिनेशन से समझ नहीं सकते। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। कहता है डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है ये किसके पास होनी चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जिन लोगों को वोट कर रहे हैं, अब हम वोटर हैं, वोट किस किस को करते हैं ये समझिएगा। देखिए एक जो वोटर होता है वो या तो वोट किसी एमपी साहब को करते हैं, एमपी को, वोटर एमएलए को भी वोट करता है और यही वोटर जो है वो लोकल बॉडीज के लिए भी वोट करता है। अब जो एमपी मींस लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, अब एमपी को जो वोट करते हैं वही एमपी फर्दर किसको? पीएम को बनाते हैं। एमएलए फर्दर जो है वो सीएम यहीं से चुना जाता है और लोकल बॉडीज जो रूरल एंड अर्बन में होती है वो फर्दर हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो वोटर है ये इलेक्ट कर रहा है अपने एरिया, यानी जिस जियोग्राफिकल एरिया में ये रहता है वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ से किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से एक एमएलए इलेक्ट होता है और पार्लियामेंट्री से जहाँ से एक एमपी मीन्स लोकसभा का मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो इलेक्ट होता है। अब दूसरे में कहता है कि डेमोक्रेसी जो है ये बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होंगे यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होंगे उनमें कोई भी अनफेयर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब जहां पे दूसरी चीज समझिएगा मजेदार, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जो करंटली पावर में है उनका फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का। यानी एक एमएलए बना है वो 5 साल के लिए बना है, अब 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा उसको इलेक्शन यानी उसको लोगों के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी मर्जी से उसको हरास कर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक एमएलए दूसरे कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी एक एमएलए बना सकते हैं। यानी फ्री एंड फेयर चांस होना चाहिए। यानी 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली इलेक्शन होते हैं। अब जब इलेक्शन होंगे तो वो दोबारा से उस पब्लिक डोमेन में वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा और लोग उससे पिछले 5 साल में उसने क्या क्या काम किए उसका हिसाब पूछेंगे और जो जिस तरीके से काम किए होंगे अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इस रिप्रेजेंटेटिव को जो आज अब कैंडिडेट है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उसे हमें वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीजन जो मैंने आपको बताया जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला को 1 वोट होता है। यानी ये देखना 1 वोट और ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। इसको कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अच्छा, हर एक 1 पर एक बंदा होगा, 1 वोट उसका एक ही वोट होगा और उसकी वैल्यू भी एक होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट करते हैं, एक जो है वो हायर एक ऑफिसर है जिसकी वर्थ भी अच्छी है, रेपुटेशन भी है, एक जो है वो एक पीजेंट है। अब दोनों जो वोट करेंगे तो उन दोनों लोगों की वोट भी एक ही वोट करने का उनको अधिकार होगा और उनको जो वोट करेंगे उस दोनों वोट की इक्वल वैल्यू होगी। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं लॉज के द्वारा उनके अकॉर्डिंगली काम किया जाना काम करती हैं। अब देखो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बॉडीज की पावर्स जो हैं वो बताई गई होती हैं। अब कोई भी गवर्नमेंट जो काम करेगी वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी अपनी अपनी लिमिट्स होगी वो जो लॉज कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो गवर्नमेंट काम करेगी और वो जो भी काम करेगी वो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनके लिए काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल अब जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको एक तो वो क्या करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में और पब्लिक जो लोगों के राइट्स के लिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसके लिए वो काम करेंगे बेसिक ज़रूरियात के लिए। अब अपोजिशन पार्टीज जो है उनको फंक्शन फ्रीली करने दिया जाएगा। अपोजिशन पार्टी 2 पार्टीज होती है, एक हो गई रूलिंग पार्टी जो है वो और दूसरी उसके कौन सी आ गई अपोजिशन। अच्छा, एक चीज और समझाता हूं। अब जैसे लोकसभा हो गया या स्टेट असेंबलीज होगी वहां पे ना 2 लीडर होते हैं। एक होता है लीडर ऑफ द हाउस दैट इज प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा
and chief minister in the state legislative assembly, and the another one is leader of the opposition LOP, और लोकसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और स्टेट असेंबलीज में भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इसका काम क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है कि जो काम जो लोकसभा में यानी या फिर स्टेट असेंबली में जो काम किए जा रहे हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हों। अगर वो ऐसा नहीं होता, अगर उनको लगता है कि कोई काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो वो या जो किया है गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो अपोजिशन के पास राइट होता है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब ये मैंने बोला कि लोगों के पास क्या होता है कि राइट टू वोट भी होता है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं वोट भी कास्ट कर सकता हूँ, तो मैं कहीं से इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ। अब जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यानी सोसाइटी में इक्वलिटी के बेसिस पे काम करेगी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनमें अलग अलग सिस्टम है। जैसे चाइना है तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ऐसे ही यूएसए में ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अब जब ड्यूअल पार्टी सिस्टम होगा या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो वहाँ पे इलेक्शन से पहले लोग डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको लोग वोट करते हैं। अब जब इलेक्शन हो जाता है तो उन सब में से कोई एक इलेक्शन जीतेगा, तो इसका मतलब ये कि जो बंदा इलेक्शन जीता है वो इलेक्शन के बाद वो सिर्फ उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिन्होंने उसे वोट करे हैं, बट वो उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने उसे वोट नहीं करे, बाकी वाले लोगों को वोट करे। यानी इलेक्शन से पहले आपके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली उस बंदे को जो भी एमएलए होंगे या फिर एमपी होंगे उन्हें क्या करना होगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ इक्वलिटी के साथ काम करना होगा, उन सब के काम करने होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो अभी हमने पढ़े ये फीचर हैं और ये हमने उतने डिटेल में नहीं पढ़े, क्योंकि फर्दर इसी चैप्टर में हमने आगे सेकंड या थर्ड लेक्चर में केस स्टडीज़ पढ़नी है। चाइना की केस स्टडी पढ़नी है डिफरेंट की, फॉर एग्जांपल वन पार्टी सिस्टम की, मोनार्की की, डिक्टेटरशिप की, तो उन केस स्टडी में अगेन आप इन फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम, और आप उसके बाद जो है आप क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन कौन सी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें किस तरीके की का जो सिस्टम है वो चलता है और क्या क्या उनकी प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे उसको चलाया जाता है। अब देखो, अब हम एक शेर है वो आपको मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आपको मोटिवेट रहना है, आपको हमेशा स्टडी करनी है, क्योंकि जितने भी दुनिया में बड़े लोग आए उन सब ने पढ़ाई यानी एजुकेशन हासिल की और तभी वो लोग बड़े बने। एक है कि रोशनी बनकर अंधेरों को मिटाना होगा, रोशनी बनकर अंधेरों को मिटाना होगा, हौसला रख तुझे मंजिल को पाना होगा। रोशनी बनकर अंधेरों को मिटाना होगा, हौसला रख तुझे मंजिल को पाना होगा, और दिल में रख दिल जो है अपना जो दिल है उस दिल में सब्र रख, और तुझे क्या करना है, मुश्किलों को खाक में मिलाना होगा। तो ये है कि हौसला जो है आपने पेशेंस रखना है, और उसके साथ अपनी जो आपकी क्या है आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ मेहनत करते रहना है, और जितनी आप लगन से मेहनत करोगे, दिल में रखकर यकीन, हौसला और यकीन अपने सफ़र के लिए, तो जो मुश्किलें हैं मुश्किलें से लड़ना है, मुश्किलों से घबराना और भागना नहीं है। दूसरी चीज़,
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है, मेनली 2 टाइप्स की। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सेटअप जो होता है, जहाँ लोग जो हैं वो लॉज बनाते हैं और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी पार्लियामेंट भी होगी, लेकिन जो लॉज में बनाने में लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी। अब ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे मेनली उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल कम होती है। जिनकी पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और समझाऊँ कैसे? अब डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी और इनडायरेक्ट में भी मेजॉरिटी तो देखी जाती है, बट डायरेक्ट में जो है वो डायरेक्ट लोगों की मेजॉरिटी देखी जाती है। उसके बाद सूटेबल होती है, मैंने आपको बताया, जियोग्राफिकल स्मॉल कंट्रीज के लिए जिनकी पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। जैसे एंशिएंट ग्रीक और स्विट्जरलैंड में ये जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन है। कोई पूछे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग पावर में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज, दूसरी आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जहाँ पे ये मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट। कैसे? It is system in which representatives are elected by the people and they act on the behalf of the people. For example, indirect democracy में क्या है कि जो representatives हैं लोगों के, वो on the behalf of the public, for example, हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिताकर भेजा। अब हमारे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो, असेंबली होती है, असेंबली, अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में 90 MLAs हैं, या अब इन 90 MLAs में क्या करते हैं, ये पूरी जम्मू कश्मीर यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये कि जो भी डिसीजंस पब्लिक के लिए लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे कौन ले रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ले रहे हैं। किसके बिहाफ पर? पब्लिक के बिहाफ पर। और हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है कि कौन सा काम सही है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये वो रिप्रेजेंटेटिव बताएगा। दूसरी चीज, they are so sensitive to cater the needs and opinions of the people. अच्छा, अब लोगों की जो ओपिनियंस है, फॉर एग्जांपल हम हैं, अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो काम चल रहा है, अब या क्या होना चाहिए। अब लोग डायरेक्टली अप्रोच करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और फर्दर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक डिसीजन लेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक उनकी आवाज़ जो है वो असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में उठाएगा। तीसरी चीज, जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट, फ्रांस में और यूएसए में इनडायरेक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी जो है वो है। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा सेम डे, और आपने करना क्या है, इन लेक्चर्स को पढ़ना है। इसकी जो पीपीटी है, फॉर एग्जांपल जो पीडीएफ की शेप में आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर मेकअप नोट्स टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मिल जाएगी, और आपने रिवाइज करना है। कोई भी डाउट हो फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप देखते रहिएगा हमारे ये लेक्चर सीरीज़, और हम जेके बोस और सीबीएसई सबको मिलाकर जो है वो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ जो है इसी चैनल पे लाएंगे। शुक्रिया।